चलिए हम मॉडर्न हिस्ट्री में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। कल हमने नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था, आज उस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। जो लेक्चर पेंडिंग है उसे कंप्लीट करेंगे। कल जब हमने नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट के बारे में पढ़ा, हमने आपको अच्छे से सोशो रिलीजियस मूवमेंट से सोशो कल्चरल मूवमेंट तक का एक अंतर समझाया। हमने बताया कि गांधी जी के इस समय के मास स्ट्रगल के दौर में, नॉन कोऑपरेशन के दौर में हमें क्यों पढ़नी है ये सोशो कल्चरल नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट। हमने इसका अर्थ आपको समझाया। इसको समझते हुए हमने कल इसकी इंट्रो की अच्छे से। हमने महाराष्ट्र में ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले के द्वारा चलाई जाने वाली इस मूवमेंट को अच्छे से समझा। हमने समझा इन मूवमेंट्स का आधार क्या था। रैशनैलिटी थी, इक्वलिटी थी, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म था, ह्यूमनिज्म था, टॉलरेंस था, डिग्निटी थी। इन सभी चीज़ों पे हमने एक एक वर्ड पे हमने डिटेल में चर्चा की। हमने ज्योतिबा राव फूले के एक्टिविटीज़ को समझा, उन्होंने कौन से तरीके अपनाए उनको समझा। आगे बढ़ते हुए हमने तमिलनाडु का जिक्र किया। तमिलनाडु में हमने जस्टिस पार्टी का जिक्र किया और जस्टिस पार्टी के जिक्र करते हुए हम ईवी रामास्वामी नायकर तक आए थे। ईवी रामास्वामी नायकर से होते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमने उनके विषय में भी आपको उनका पेरियार नाम आना, उनके कांग्रेस से संबंध, कांग्रेस से उनका अलग हो जाना, ये सारा आपको पढ़ाया। चलिए उसी दिशा में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ चीज़ों को समझिए। जब हमने ज्योतिबा राव फूले को पढ़ा था और अब जब हम ईवी रामास्वामी नायकर को पढ़ रहे हैं तो आपको एक कंसेप्ट नज़र आएगा। ईवी रामास्वामी नायकर जो हैं वो 1927 में सोवियत यूनियन होके आएंगे और सोवियत यूनियन से आने के बाद वो उस समय अपने द्वारा चलाई जा रही सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के साथ मार्क्सिज्म, सोशलिज्म के कंसेप्ट को एमेलगमेट कर देंगे। यानी कि ये नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद जो अब भारत के स्वतंत्रता सेनानी आएंगे, जिनमें बड़े स्तर पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, इनका रोल है। इनके बाद मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के तौर पर उभरेंगे, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की एक कल्पना रखेंगे। ये सारा वर्ग जो अब तो 1925 ऑनवर्ड अचानक से देश में लेफ़्ट मूवमेंट्स, कम्युनिस्ट मूवमेंट्स, सोशलिस्ट मूवमेंट्स की एक शुरुआत होती है। उस शुरुआत के पीछे के आधार भी इन मूवमेंट्स में कहीं ना कहीं छुपे हैं। क्यों कम्युनिस्ट मूवमेंट धर्म से अलग रहती हैं, क्यों भगत सिंह नास्तिक थे, क्यों ये मूवमेंट नास्तिक होती हैं, ये सारे कंसेप्ट हमें समझने बहुत ज़रूरी है। वो आपको यहाँ से समझ आएंगे जब आपने ये मूवमेंट को अच्छे से किया होगा। मैं समझाता हूँ, कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए जब हम ज्योतिबा राव फूले का जिक्र कर रहे थे तो ज्योतिबा राव फूले ये कह रहे थे कि जो फ्यूडल बेस्ड सोसाइटी है, उस फ्यूडलिज्म बेस्ड सोसाइटी से हमें एक बॉर्गोइज सोसाइटी की तरफ आना है। मतलब यहाँ पर क्या है कि फ्यूडल वर्सेस बर्गोइज। क्या मतलब उनका, और वो इस तरह की बात क्यों कर रहे थे, ध्यान से समझिए। फ्यूडल मतलब सामंतवाद होता है, फ्यूडलिज्म मतलब सामंतवाद। फ्यूडल माने सामंत। क्या होता है ये सामंत और क्यों है इसे इस तरह से हम पुकारते हैं? अगर तो ऐतिहासिक तौर पर देखें तो इस शब्द का सही मायने भारत के इतिहास में समझ आता है मिडिवल इंडिया के दौरान, मध्यकालीन भारत के दौरान। और ये मेनली कब समझ आता है? ज़्यादा ये समझ आता है राजपूत पीरियड में। 700 AD से 1200 AD के बीच में, इन 500 सालों के दौरान जो भारत का इतिहास रहा, राजपूताना इतिहास रहा। और फिर फाइनली पृथ्वीराज चौहान 1192 में तराई के दूसरे युद्ध में जब परास्त हुए हैं तो मोहम्मद घौरी की भारत में सत्ता स्थापित हुई और उनके सिपह सलार और जर्नैल के तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली की कमान संभाली। और तभी से
भारत में सल्तनत की स्थापना हो गई और मुस्लिम रूल आ गया। लेकिन ये जो राजपूत पीरियड के दौरान सामंतवादी सिस्टम शुरू हुआ, इसकी जड़ें बड़े स्तर पर फैल चुकी थीं गुप्ता पीरियड के दौरान। लगभग 320 से लेकर के 450 के दौरान, 320 एडी से 450 एडी का वो एक पीरियड है जिस दौरान गुप्ता साम्राज्य के समय में बड़े पैमाने पर सामंतवाद फैला। क्या है ये सामंतवाद? देखिए, अगर मैं मौर्यास जो कि बीसी में थे, मौर्यास जो कि 300 बीसी वाले दौर में हैं, गुप्तास जो 300 एडी में हैं, दोनों के बीच लगभग 600 साल का अंतर है। 300 एडी से पहले 0 तक जाएंगे, फिर 0 से 300 बीसी तक जाएंगे, तो 600 साल। मौर्यास और गुप्तास में एक अंतर बताऊं तो मौर्यास सेंट्रलाइज्ड रूल करते थे। उनकी सेना खुद की थी पूरे भारत को मेंटेन करने के लिए, जिसे हम कहते हैं द सिंगल स्टैंडिंग आर्मी। मौर्यास ने अपनी सेना खुद रखी थी जिससे पूरा भारत मैनेज होता था। सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सेंट्रली अपॉइंटेड होते थे और हर प्रोविंस, हर स्टेट में जा कर के उसे मैनेज करते थे। सबकी आंसरेबिलिटी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को थी। एक स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस सिस्टम था, काउंटर मैकेनिज़्म था, स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम था। इसके तहत आप सीधा सम्राट अपने अधीन ही सारा साम्राज्य चलाता रहा। लेकिन गुप्ता समय में आकर ये बदल गया। जो केंद्र का शासक है, जो सम्राट है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, कोई भी है, ये पूरे टेरिटरी का रूलर तो है, लेकिन ये अपने स्तर पर पूरी टेरिटरी को मैनेज करने के लिए सेना नहीं रखता। ये अपने ही स्तर पर पूरी टेरिटरी में टैक्स कलेक्शंस, आर्मी सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए स्टाफ रिक्रूट नहीं करता। इसके बजाय ये लोकली इन्फ्लुएंशियल लोगों को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनाते थे और उन्हीं को ये कहा करते थे कि आप अपने अंडर आने वाली टेरिटरी से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो खर्चा आपको भरना पड़ेगा, स्टाफ अपॉइंट करना पड़ेगा, वो खर्चा, प्लस आप अपने लेवल पर एक आर्मी मेंटेन करेंगे, वो खर्चा, प्लस आपकी खुद की सैलरी, ये तीनों चीज़ें आप उस टेरिटरी से इकट्ठे होने वाले रेवेन्यू से काट लेंगे और बाकी रेवेन्यू सेंटर में डिपॉजिट करा देंगे। यानी कि इस तरह से ये जो प्रोविंशियल फ्यूड क्रिएट हुए, हर स्टेट में ये जो फ्यूड क्रिएट हो गए, ये सामंत कहलाए। सामंत मतलब कि ये सम्राट के बराबर साथ साथ शासन कर रहे हैं एक देश में। सम्राट तो है, लेकिन सम्राट के साथ यह भी शासन कर रहे हैं। अब सम्राट सेना के लिए इन पे निर्भर है, सेना सम्राट को ये सारे मिल के देते हैं, सम्राट के लिए ये सभी मिल कर के रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं, सम्राट के लिए ये सभी मिल कर के अपनी अपनी टेरिटरी में स्टाफ अपॉइंट करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करते हैं। मौर्य से गुप्तों का कितना फ़र्क आ गया। ऐसे में ये सामंतवादी दौर गुप्तों के शुरुआती दौर में तो बहुत अच्छा चला, लेकिन गुप्तों के ही सेकंड हाफ में ये डिग्रेड हो गया, क्योंकि ये तब तक ही बढ़िया चल सकता था जब तक सेंट्रल रूलर स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही केंद्र का राजा कमज़ोर हुआ, सामंतों ने खुद को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया और वो आज़ाद हो गए और उन्होंने छोटी छोटी अपनी किंगडम्स कार्व आउट कर ली। लेकिन यहाँ पर अब आपको कुछ अर्थ समझने हैं चीज़ों के। ये सिस्टम बुरा क्यों था, अच्छा क्यों नहीं था? ये बुरा किसानों के लिए था। कारण, जब चंद्रगुप्त मौर्य का समय था तब सेंट्रल गवर्नमेंट एक रेवेन्यू कलेक्टर को अपॉइंट करती थी। वो रेवेन्यू कलेक्ट करने जाता था ग्रामीण स्तर पर, रूरल एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट होता था। रेवेन्यू उतना ही कलेक्ट होता था जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेंशन किया होता था। मतलब जितना केंद्र सरकार ने बताया है उतना ही रेवेन्यू आप किसान से ले सकते हैं, उससे अधिक नहीं ले सकते। लेकिन अब क्या होने लगा, आपने किसानों से सीधा संपर्क तोड़ा, उसकी बजाय आपने फ्यूडल लॉर्ड अपॉइंट कर दिए। पहले कौन था? पहले एक सम्राट था, वही सभी का माई बाप था। लेकिन अब सम्राट और प्रजा के बीच में मीडिएटर आ गए और वो आसमान में बैठने वाला एक गॉड है, ज़मीन पे रहने वाले वो लॉर्ड हो गए। क्योंकि इमीडिएटली किसान को जो उसका भोजन मिल रहा है, जो उसको प्रोटेक्शन मिल रही है, वो इस पर्सन से मिल रही है, तो ये उसका लॉर्ड हो गया।
इसलिए लॉर्डशिप सिस्टम पूरे वर्ल्ड में आया, यूरोप में भी इसी समय में आया था। इसलिए एक वर्ड लॉर्ड होता है, एक वर्ड गॉड होता है। आई बात समझ में? तो ये जो लॉर्ड हुआ करते थे, इनको स्टाफ भर्ती करना था, इनको सेना भर्ती करनी थी और इन्हीं को रेवेन्यू कलेक्शन करना था। ये अक्सर केंद्र सरकार के बताए दिशा निर्देशों से अलग जा कर के ज़्यादा से ज़्यादा किसान से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और डॉक्यूमेंट्स में, फाइल्स में दिखाते कम थे और सेंट्रल रूलर को पैसा कम जाता था। जो बीच का मार्जिन था वो ये रखते थे। इससे किसान त्रस्त होने लगा, किसान की सुनवाई बंद हो गई, वो नुकसान में जाने लगा। ये था एक सामंतवाद का सिस्टम। लेकिन सामंतवाद हर क्षेत्र में होता है। सामंत किसे क्या है, सामंतवादी सोच क्या है? ये तो हो गए सामंत। इन सामंतों ने एक सामंतवादी सोच को जन्म दिया ना। जैसे एक ब्राह्मण वर्ग था, उसने एक ब्राह्मणवादी सोच को जन्म दिया। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को जन्म देगा। इसी तरह से सामंतवादी सोच क्या है? अपने ओहदे, अपनी प्रतिष्ठा, अपने सामाजिक स्तर का इस्तेमाल करके आप अपने से नीचे के वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं। अपने ओहदे, अपनी प्रतिष्ठा, अपने सामाजिक स्तर का इस्तेमाल करके आप अपने से नीचे लोगों का शोषण करते हैं। यह सामंतवाद है। तो ये किसी भी स्तर पे हो सकता है। मैं उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। जैसे आज कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा सामंतवाद है। क्या है वो कृषि क्षेत्र का सामंतवाद? ज़मींदार अपने खेतों में काम कर रहे बटाईदार को, शेयर क्रॉपर को अपनी शर्तों के बिहाफ काम कराता है। उसे उसकी की जाने वाली खेती के बदले में उतना भी हिस्सा नहीं छोड़ पाता जिससे उस किसान का 6 महीने या 1 साल का बेहतर जीवन यापन हो जाए। ज़मींदार किसान के परिवार के लोगों को अपने खेतों में मुफ्त में काम पे लगाता है, बेगारी कराता है, उसे बहुत बड़े ब्याज दर पर ब्याज पे पैसा देता है। धीरे धीरे उसके बच्चों को, उसकी बीवी और पत्नी को, उसे खुद को भी अपने पास ब्याज और असल ना चुका पाने की सूरत में गिरवी रख लेता है और उनसे बंधुआ मजदूरी हमेशा के लिए कराता है। यह किसानी क्षेत्र का सामंतवाद है। इसे और मॉडर्न वे में समझो। जैसे बिग और स्मॉल फार्मर, जब किसी भी कंट्री के अंदर इस तरह की एक हायरार्की रहेगी, उस हायरार्की में मान लीजिए कि जो बिग फार्मर है वो अपने गवर्नमेंट से कनेक्शंस, फार्मर्स के साथ उसके जो रिलेशंस, उनके बेसिस पर उन फार्मर्स की ज़मीनों को हथियाता है, ग्रैब करता है, उन्हें मजबूर और विवश कर देता है कि वो उसकी के खेतों में आकर के काम करें। सरकारी सभी नीतियों का लाभ इसे अधिक मिलता है और ये उन किसानों को हाशिए पे भेज देता है, मार्जिन पे भेज देता है, जो किसान इसके साथ compete करने के लायक नहीं है। यह भी एक मॉडर्न समाज की सामंतवादी सोच है। सामंतवाद समाज में भी है। जैसे ब्राह्मण वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र से खुद को ऊपर कहता आया, ये सामाजिक क्षेत्र में जाति के आधार पर किए जाने वाली सामंतवाद है। सामंतवाद परिवार में भी है। जैसे घर का मुखी यानी कि पिता या पति अपने घर के सभी सदस्यों को चलाता है अपनी इच्छा से। जैसे घर में औरतों को या कमज़ोर वर्गों को आवाज़ उठाने की अनुमति नहीं है। ये घरेलू सामंतवाद है। सामंतवाद उस फैक्ट्री और उस मॉडर्न इंडस्ट्री में भी है जहाँ पर एम्प्लॉयर, ऑनर लेबर को प्रोडक्शन में, प्रॉफिट में कोई हिस्सा, कोई शेयर नहीं दे रहा, उसे दयनीय परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। उससे 8 घंटे की बजाय 12 से 15 घंटे काम लेना, उसे छुट्टियां ना देना, उसे अच्छी वर्किंग कंडीशन में ना काम करने देना, यह भी सामंतवाद है उस क्षेत्र का। सामंतवाद है जब एक बड़ा पूंजीपति एक गरीब वर्ग को अपनी शर्तों पर शोषित करता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, यह भी एक सामंतवाद है। तो ये सभी एक तरह का फ्यूडलिस्टिक ऑर्डर है जिसमें हायरार्की में ऊपर बैठा हायरार्की में नीचे वाले पर उत्पीड़न कर रहा है, शोषण कर रहा है। एक अजीब सा ऑर्डर बना हुआ है और ये ऑर्डर किसके द्वारा सपोर्टेड है? पावर। पावर यहाँ पर मतलब
पावर जो सोसाइटी ने दी, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। पावर जो रूलर ने दी, जिसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? ज़मींदार। पावर अंग्रेजों ने दी ना, तो ज़मींदार उसका इस्तेमाल कर रहा था ना किसानों के विरोध में। पावर जो एक कैपिटलिस्ट टेंडेंसी ने दी, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट शोषण कर रहा है लेबर का। तो शक्ति का स्रोत यहाँ पे कभी समाज होता है, कभी पूंजीवाद होता है, कभी शासक होता है, कोई भी होता है, लेकिन शक्ति का उपयोग करके आप पर आश्रित होने वाले, आप पे डिपेंड होने वाले वर्ग का, आपसे हियरार्की में नीचे आने वाले वर्ग का, आपके सबॉर्डिनेट्स का जब आप शोषण करते हैं, यह सामंतवाद है। इस सामंतवादी समाज से मुक्ति चाहिए थी इस नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट को। तभी आप देखेंगे जेएनयू में नारे लगते हैं आज़ादी। किससे? सामंतवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी। वो मनुवाद, अगर उस मनुवाद में जाति प्रथा के तत्व, औरत के उत्पीड़न के तत्व हैं, तो वह भी एक सामंतवादी सोच है, उससे भी आज़ादी। इन सभी से एक आज़ादी की बात आती है। आप जब उसे पढ़ेंगे तो आप कहेंगे अब काहे का सामंतवाद, अब तो मॉडर्न सोसाइटी है, वो तो मेडिवल पीरियड में था। बहुत सामंतवाद है। आज भी एक दलित को घोड़े पर चढ़ने की अनुमति नहीं है विवाह पे। अगर वो ऐसा कर दे तो उसका मुंह काला करके, उसके सिर मुड़वा करके उसे पूरे गांव में निकाला जाता है। आज भी दक्षिण के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दलित और आदिवासी औरतों को अपना तन ढकने की अनुमति नहीं है, वो अपनी अपर बॉडी कवर नहीं कर सकते। आज भी बहुत सी ऐसी प्रथाएं हैं जिसमें मंदिर में सभी ब्राह्मण प्रवेश करेंगे, उनके जल, उनके पैर और स्नान करा करके वो सारे पानी से एक शूद्र परिवार को स्नान करना है, तभी मंदिर की मूर्ति पूजा और बाकी प्रथाएं शुरू हो पाएंगी। यह सब सामंतवाद है, ये सब सामंतवाद। इनके अंदर जातिवाद है, पूंजीवाद है, सब है, लेकिन बड़ा ढांचा सामंतवाद है, जिसमें हर ऊपर बैठा व्यक्ति हर निचले वर्ग का शोषण कर रहा है। और आज भी आपको सामंतवाद दिखेगा, जिसे हम कहते हैं आज के दौर में करप्शन के तौर पर। जब आप अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ के दम पर अपने काम करवा लेते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते, तो लोकतंत्र है तो फिर सामंतवाद नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सभी को बराबर अधिकार मिलता है, इसलिए हम चीखते चिल्लाते हैं ना कि लोकतंत्र होना चाहिए। तो उस वक़्त में अब जो ये नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट है, ये कह रहे हैं कि ये जो भारत में एक सामंतवादी सोच चल रही है ना, जिसमें ब्राह्मण सर्वोच्च है, राजघराने सर्वोच्च हैं, ज़मींदार सर्वोच्च है, फैक्ट्री वर्कर, मैन्युफैक्चरर इतना सर्वोच्च है, यह सर्वोच्चता जो है ये कर्म गुणों के आधार पर आए तो अच्छी बात है, लेकिन इनको पोषित किया गया और दूसरों को शोषित किया गया, इस बेस पे एक नया ऑर्डर बना के तुम बैठे हो, ये नहीं चलेगा। जरा उनको भी तो पोषित करो जिन्हें अब तक शोषित किया, फिर देखो वो विकास करते हैं कि नहीं। इसके लिए फिर चाहिए क्या? इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसके लिए क्या चाहिए? न्यू ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी। न्यू ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी में क्या चाहिए? न्यू एजुकेशन सिस्टम, वेस्टर्न लिबरल थॉट्स। वेस्टर्न, यहाँ पर याद रखें कि ब्रिटिश रूल ही चल रहा है देश में, ब्रिटिश रूल की खिलाफत कर रहे हैं और बार बार बात कर रहे हैं वेस्टर्न लिबरल थॉट की कि वो होने चाहिए। ब्रिटिश रूल को और वेस्टर्न लिबरल थॉट को यहाँ अलग करो। हो सकता है कि मेरा अभी इस क्लास के ऊपर शासन करना गलत हो सकता है, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ शासक के तौर पर, लेकिन मेरी पढ़ाई हुई थ्योरीज, मेरे विचार किसी भी समाज में चेतना लाने के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड से सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं आते, और ब्रिटेन में से भी खाली वो ब्रिटिश नहीं आते जो भारत आए ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें से एक सुधारक भी आते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड ही है जिसमें से मार्टिन लूथर का भी जन्म हुआ था, और वो बहुत बड़े सुधारक थे। वहीं पे शेक्सपियर भी जन्मा है, वहीं पे रॉसे भी जन्मा है, जॉन लॉक भी वहीं जन्मा है, वॉल्टेयर भी वहीं जन्मा है, माइकल एंजेलो भी वहीं जन्मा है, सभी वहीं जन्मे हैं, ऐसी बात नहीं है। सेंट डेविड भी वहीं जन्मे थे। तो वो सब वेस्टर्न वर्ल्ड की देन है। विचारक हैं, चिंतक हैं, एक से एक हैं। वहाँ से एक अंग्रेजी शासन भी आया, वो एक अलग बात है, उनकी पॉलिसियाँ आपके देश में ठीक नहीं। तो वेस्टर्न लिबरल थॉट, वेस्टर्न थॉट ऑफ फ्रेटर्निटी, वेस्टर्न थॉट ऑफ ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स एंड डेमोक्रेसी, इसके बेसिस पे सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसके दम पर सबका विकास होगा, और फिर यह तय होगा कि कौन
विकसित होने योग्य है, और जो विकसित है क्या उसको अधिकार है कि किसी अविकसित का शोषण करे? तो शोषण रहित समाज, इसके लिए उस समय में एक दौर बहुत महत्वपूर्ण चल रहा था पूरे विश्व में। आप सबको पता होना चाहिए कि 14th-15th सेंचुरी के अराउंड यूरोप में रेनेसेंस आया था, पुनर्जागृति का दौर, रेनेसेंस, री अवेयरनेस, री अवेकनिंग। क्या था ये रेनेसेंस का दौर? कि यूरोप ने अपनी डार्क एजेस को ख़त्म किया। क्या थी वो डार्क एजेस? वही फ्यूडलिज्म, जिसमें बड़े बड़े मेनोरियल हाउसेस, जिनमें फ्यूडल लॉर्ड्स लोगों को अपने पास बंधुआ बना के रख रहे थे एज अ स्लेव, और उनसे काम कराते थे। तो वो फेज़ पूरा ख़त्म हुआ किसकी वजह से? न्यू ट्रेड, न्यू कॉमर्स, न्यू इंडस्ट्री, न्यू क्लासेस एग्जिस्टेंस में आई। क्यों? क्योंकि साइंस, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, नए थॉट्स, रीजनिंग, लॉजिक्स, चर्च की मोनोपोली ख़त्म हो गई, सुपरस्टिशन सारे ख़त्म हो गए, न्यू प्रैक्टिकल थ्योरीज निकल कर के आई। हर चीज़ को लेबोरेटरी में, हर चीज़ को जीवन के प्रैक्टिकलिटी में आधार बना के देखा जाने लगा। अगर वो प्रमाणित है तो सही है। तो रैशनल, लॉजिक बेस्ड, रीजनिंग बेस्ड एक सोसाइटी का जन्म हुआ, और इससे नए उद्योग धंधे, नए व्यापारी, नया मर्चेंट वर्ग जन्मा, जो मॉडर्न थॉट्स की बात करता था, मॉडर्न फोर्सेस की बात करता था, जो ह्यूमनिज़म में बिलीव करता था। और यही मर्चेंट, ट्रेडर, प्रोफेशनल्स, बिजनेस बेस्ड अपर मिडिल क्लास एंड द मिडिल क्लास सोसाइटी, जिसे हम कहते हैं द बर्गॉयस। क्या कहते हैं? बर्गॉयस। ये फ्रांस से जन्मा कंसेप्ट है। फ्रांस की क्रांति इसी से जुड़ी हुई है। फ्रांस की क्रांति बर्गॉयस क्रांति है। फ्रांस में जो रेवोल्यूशन 1789 ऑनवर्ड आपने देखा, इट वाज बर्गॉयस रेवोल्यूशन। और इसके बारे में खुल के चर्चा जिसने की है वो है कार्ल मार्क्स। मार्क्स की कहानी इसी के आसपास घूमती है। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि बर्गॉयस वर्ग के अथक प्रयासों का हमें समर्थन करना चाहिए, जिसके तहत उन्होंने बड़े स्तर पर इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, इंडस्ट्री को प्रमोट किया, बिजनेस को प्रमोट किया, ट्रेड को प्रमोट किया, और उसी इंडस्ट्री, उसी बिजनेस, उसी मैन्युफैक्चरिंग के दम पर न्यू फोर्सेस, न्यू इकोनॉमी का जन्म हुआ, और पुरानी फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी ख़त्म हो गई। ये बर्गॉयस कंसेप्ट जब यूरोप में जन्मा था, इसका पर्पज़ यही था कि जो नया वर्ग है उसके पास वेल्थ तो आ गई थी, उसके पास वेल्थ तो आ गई थी, लेकिन उस वेल्थ के मुकाबले उसे राजनीति में और समाज में वो जगह नहीं थी। क्योंकि समाज में सर्वोच्च जगह थी पादरियों की, प्रीस्ट की, और राजनीति में सर्वोच्च जगह थी एरिस्टोक्रेट्स की। बिजनेस, मर्चेंट, ट्रेडर्स के पास पैसा तो बहुत आ गया, इन्होंने उन एरिस्टोक्रेट्स की कॉपी करके अपने दरबार भी बना लिए, इन्होंने अपने नए लिटरेट भर्ती कर लिए, वो इनके बारे में एक से एक किताबें छापा लिखा करते थे, लेकिन इन्हें समाज में वो स्थान नहीं मिल पा रहा था, और वह स्थान इन्हें मिले इनकी ड्यू पोजीशन के कंपैरेटिव, इसलिए इन्होंने क्रांतियाँ की। भारत में अब क्या चाहिए? 55% कुंड भी है, अच्छी खासी ज़मीनें हैं, अच्छी खासी रिचनेस भी है, सब कुछ है, वेल्थ है, बिजनेसमैन भी हैं, कमर्शियल सेक्शन भी हैं, लैंडलॉर्ड्स भी हैं, लैंड ऑनर भी हैं, लेकिन समाज में रुतबा नहीं है, क्योंकि रिचुअल बेस्ड स्टेटस जो है उसमें इनकी कोई जगह नहीं है, पॉलिटिक्स में जगह नहीं है इनकी, ये सारी चीज़ों से इनकी जगह वांछित है। तो किस तरह का एक कैरेक्टर हमें चाहिए? द बर्गॉयस कैरेक्टर, बर्गॉयस कैरेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट में एक बर्गॉयस कैरेक्टर की बात की गई थी, क्योंकि जब आप जस्टिस पार्टी की बात करेंगे या सत्यशोधक समाज को आगे बढ़ाने वाले छत्रपति शाहू महाराज की बात करेंगे, तो एक इनकी बात कर रहे हैं, अर्बन कमर्शियल सेगमेंट्स और रूरल लैंड ऑनर सेक्शंस, लैंडलॉर्ड सेक्शंस हैं, वो भी नॉन ब्राह्मणी, लेकिन उनका दबदबा है, उनके पास पैसे हैं, उनका होल्ड है, और ये चाह रहे हैं कि जो नई फोर्सेस हैं, दैट इज़ न्यू प्रोफेशंस, जो न्यू पब्लिक सर्विसेज हैं, न्यू जॉब्स, जो न्यू लोकल बॉडीज़ हैं, इन सब में इनकी जगह होनी चाहिए, इनको वहाँ पर लेकर के आना चाहिए। तो बर्गॉयस एक मिडिल क्लास बेस्ड सेगमेंट आगे बढ़ना चाहिए, और ऐसे में जो पुराना हियरार्की बनी है, कल्चर बेस्ड, रिलीजन बेस्ड पुरानी सोसाइटी, उसे पूर्ण रूप से डिस्कार्ड और ख़त्म करना है। आई बात समझ में? लेकिन यहीं पर इनसे चूक हुई है,
वो चूक क्या है, ध्यान से समझो। जब यूरोप में बर्गोइज सिस्टम जन्म ले रहा था, तब ये बात ठीक है कि बर्गोइज पीपल ने, बर्गोइज वर्ग ने इंडस्ट्री को जन्म दिया, मॉडर्नाइजेशन को जन्म दिया, मैन्युफैक्चरिंग को जन्म दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि ये मोनोपोली के खिलाफ ही लड़ रहे थे कभी, कि जो एरिस्टोक्रेटिक सेगमेंट है इसने सब कुछ मोनोपोलाइज कर रखा है, जो प्रीस्टली क्लास है इसने सब मोनोपोलाइज कर रखा है। एक समय में आप मोनोपोली के खिलाफ लड़ रहे हो, और एक वक्त में जब आपने न्यू इंडस्ट्रीज़, न्यू मॉडर्नाइजेशन, न्यू मैन्युफैक्चरिंग डेवलप की, उसके सारे बेनिफिट्स, उसकी सारी प्रॉफिट्स, उसकी सारी वेल्थ आप मोनोपोलाइज करना चाहते थे। यहीं से तो फिर कैपिटलिज्म का जन्म हुआ ना, पूंजीवाद का। तो यूरोपियन रेनेसेंस से जन्मा बर्गोइस, वो बर्गोइस सिस्टम ही तो है जो कैपिटलिज्म का बेसिस है। मतलब आप भी तो मोनोपोली में आ गए। आप हमेशा कार्ल मार्क्स यही, इसीलिए तो सोशलिज्म से यूनिक है। वो एक तरफ बर्गोइस सेगमेंट की बात भी कर रहे हैं, लेकिन फिर बर्गोइस सिस्टम की नेगेटिविटीज़ भी बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि एक समय में आपने भी वही किया कि आपने हमेशा वेल्थ अपने पास ही प्रिजर्व रखनी चाहिए, आपने प्रॉफिट्स अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि आपको अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी थी। और आपको पता था कि ये पोजीशन वेल्थ पे खड़ी है, वेल्थ रहेगी तो पोजीशन रहेगी। तो इस चक्कर में आपने सारी प्रॉपर्टी, हर वेल्थ अपने नाम प्रिजर्व की, तो उनके ऊपर शोषण किया जो प्रॉपर्टी लेस थे। वो कौन है? प्रोलेटेरिएट्स। तो आपने प्रोलेटेरिएट्स के ऊपर उत्पीड़न किया, और फिर इसमें सुधार हुआ एट द एंड, लास्ट में जाके रशिया के रशियन रेवोल्यूशन 1917। वो किसने किया था? प्रोलेटेरिएट्स। तो 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन बर्गोइस क्लास कर रही है अगेंस्ट द एरिस्टोक्रेटिक, और 1917 का रशियन रेवोल्यूशन कर रहे हैं प्रोलेटेरिएट्स अगेंस्ट द बर्गोइस। ये बात आपको याद रखनी है। तो मार्क्स यही समझा रहे हैं कि ये एक दिन सुधरेगा, और वो अंततः जाकर के वहाँ सुधरा। और फिर प्रोलेटेरिएट्स ने जब सारे रिसोर्सेज नेशनलाइज कर लिए, जब वहाँ पे भी उत्पीड़न होने लगा, उसका सुधार हुआ जाके डेमोक्रेसीज़ में। उसका सुधार कब हुआ? 1950 की डेमोक्रेसीज़ में, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद नए बने देशों में। आई बात समझ में? तो ऐसे में वो ये कह रहे हैं कि तुम भी तो प्रॉपर्टी लेस के अधिकारों का हनन कर रहे हो। यहीं ये हमारे जो विचारक हैं नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट के, ये विफल हुए। जहाँ ये नॉन फ्यूडल कैरेक्टर की बात कर रहे थे और बर्गोइस कैरेक्टर को अपनाने की बात कर रहे थे, वहीं ये उसके एंटी प्रोलेटेरियनिज्म को समझ नहीं पाए। इसलिए तो देखिए, चाहे वो सत्य शोषक समाज था, वो किन के अधीन? छत्रपति शाहू महाराज के अंदर आकर के वो क्या हो गया? एंटी प्रोलेटेरिएट। और फिर जब जस्टिस पार्टी थी, क्या हो गई? प्रोलेटेरिएट के अगेंस्ट हो गई। आप लोग बात ही उनकी कर रहे हो जो लैंड ऑनर है और जो अर्बन कमर्शियल। अरे फिर इसलिए तो लेफ्ट पार्टियाँ आएंगी, इसलिए तो कम्युनिस्ट आएंगे। फिर वो क्या लेकर के आएंगे? वो प्रोलेटेरियनिज्म लेकर के आएंगे, वो प्रोलेटेरिएट की बात करेंगे। उसमें भी दो वर्ग बनेंगे, उसमें भी दो वर्ग बनेंगे। एक वो वर्ग होगा जो सेकुलरिस्ट सोशलिस्ट होंगे, एक वो होंगे जो कम्युनिस्ट कैरेक्टर से सोशलिज्म को आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू का एक अलग कैरेक्टर होगा, आप उस समय में नोटिस करेंगे। आपको मैं बता दूं, जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जाने गए हैं वो, ही वॉज अ सोशलिस्ट। लेकिन उनसे बिल्कुल अलग है लेफ्ट पार्टियों के सोशलिस्ट, वो टोटल अलग हैं। ये आइडियोलॉजी आगे जाके समझ आ जाएगी। समझ आई बात? तो ये नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट के पीछे का ये सारा कंसेप्चुअल ग्राउंड भी आपको पता होनी चाहिए थी कि ये एक ऑर्डर के खिलाफ भी लड़ाई थी। ये फ्यूडलिज्म का बॉर्गोइस सेगमेंट के हाथों पतन कराने के का एक युद्ध भी था, एक अभियान भी था। आई बात समझ में? और ये युद्ध और अभियान अंततः प्रोलेटेरिएट्स के द्वारा ही ख़त्म किया जाएगा एक समय में जा कर के। ये मैं ना समझाता तो अभी आगे की कहानी आपको समझ में नहीं आनी थी। अब हम आगे की कहानी समझते हैं। इसमें जब हम बात करते हैं ईवी रामास्वामी नायकर की, वो क्या परिवर्तन कर रहे हैं? मैंने आपको बताया कि मद्रास में क्या बनी थी? जस्टिस पार्टी। इसका नाम है साउथ इंडिया लिबरेशन फेडरेशन। क्या है? तीन आदमियों का नाम बता सकते हो जिन्होंने बनाई थी? तो ये जो जस्टिस पार्टी थी, जिसके तीन नाम उन्होंने बता दिए, हमने कल बताए थे, आज नहीं बताएंगे। आप लोग कल के लेक्चर में सुन लेना।
इसमें जस्टिस पार्टी का जो मेन एजेंडा था वो भी हमने कल बताया, रिजर्वेशन लेना। जस्टिस पार्टी के भीतर ही दो ग्रुप भी बने, इसी में ही दो फैक्शन बनेंगे। एक फैक्शन का यहाँ पर मानना ये था कि हमें सिर्फ रिजर्वेशंस, रिप्रेजेंटेशंस, नॉमिनेशंस का जिक्र नहीं करना चाहिए लोकल बोर्ड्स में, पब्लिक सर्विसेज में, लेजिस्लेचर में। हमें ओवरऑल पूरा का पूरा सोशल कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए, और जो एक सोशल इनजस्टिस है हमारे समाज के साथ, हमें उसे सुधारना चाहिए। लेकिन जस्टिस पार्टी एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे काम कर रही थी। ऐसे में जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो खुद एक अर्बन कमर्शियल क्लास के तौर पर, एक रूरल लैंड ऑनर सेगमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, वो यकीनन ये चाहेंगे कि जो हमारे प्रिविलेजेस हैं वो सिद्ध हो जाएं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमें लोकल बोर्ड्स में जगह मिले ताकि हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जल्दी सैंक्शन हो, क्लियर हो। समझ में आई बात? हमें वहाँ के सदस्य के तौर पर नॉमिनेट किया जाए ताकि हमारे उद्योग धंधों को परमिशन जल्दी मिल जाए। हमें लेजिस्लेचर्स में एंट्री मिले ताकि अंग्रेजी सरकार के नज़दीक आकर के हम अपने पर्पसेस को सिद्ध कर पाएँ। तो इस तरह से वो तो ये चाहेंगे, वो सोशल कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन तो कभी उस स्तर पर चाहेंगे नहीं जिससे एक समाज अंग्रेज़ों का भी और एक समाज भारत में भी इनसे खिलाफ हो जाएगा पूरा। तो ये दो वर्ग जब इसके भीतर खड़े हुए तो ये पर्पस सर्व नहीं कर पा रहे थे जिस कॉज के लिए कभी जस्टिस पार्टी शुरू हुई थी। ऐसे में वो जो डिप्राइव्ड सेक्शन डिप्राइव्ड ही रह गया। मैंने बताया था कि वो मास स्ट्रगल से जुड़ गया, लेकिन वो मास स्ट्रगल में भी आपको पता है गांधी के चले जाने के बाद उनका कॉज हल नहीं हो रहा था। ऐसे में ईवी रामास्वामी नायकर आए थे, मैंने बताया था। ईवी रामास्वामी नायकर ने 1927 ऑनवर्ड इस कमान को संभाला और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई, आत्मसम्मान अभियान। यहाँ पे आत्मसम्मान एक बड़ी बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ अ बिग थिंग। ईवी रामास्वामी नायकर की अगर मैं बात करूँ तो ये भी ज्योतिबा राव फूले की तरह ही रैशनैलिटी और इक्वलिटी पे बात करते थे, डिग्निटी पे बात करते थे, लेकिन इन्होंने ज़्यादा बड़े स्तर पर काम किया वुमेन। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि अगर फार्मर को, पीजेंट को एक क्लास बना करके पॉलिटिक्स में इंडक्ट करने का काम किसने किया, तो आंसर इज़ ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले थे जिन्होंने, देखो क्या होता था अभी तक, एजुकेटेड मिडिल क्लास, समझ आई, एरिस्टोक्रेटिक क्लास, ये क्लासेस तो सुनिए आपने। पीजेंट क्लास, ये फार्मर को, ये पीजेंट को एक क्लास बना के पॉलिटिक्स में प्रेजेंट करने का काम ज्योतिबा राव फूले ने किया। ठीक उसी तरह से ईवी रामास्वामी नायकर थे पहले भारत के इस तरह के रिफॉर्मिस्ट जिन्होंने इक्वलिटी और डिग्निटी का कंसेप्ट इक्वली वुमेन तक एक्सटेंड किया, जितना एक्सटेंड उन्होंने उसको किसी भी मैन तक किया। तो उन्होंने इक्वलिटी और डिग्निटी के मामले में वुमेन को किसी पॉइंट पे सबऑर्डिनेट नहीं ठहराया, इक्वल वे में एक्सटेंड किया। तो वुमेन इमेंसिपेशन के तौर पर ये इस सेंस में बड़े स्तर पे जाने गए। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे में जो ज्योतिबा राव फूले ने किया, विवाह के प्रोसेसेस को सिंपल किया, वही ईवी रामास्वामी नायकर ने भी विवाह के प्रोसेसेस को सिंपल किया, मैरिज प्रोसेसेस को सिंपल किया। ईवी रामास्वामी नायकर का मानना ये था कि किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ में, चाहे वो डेथ है, चाहे वो बर्थ है, चाहे वो मैरिजेज़ हैं, आपको प्रीस्ट क्लास इंड्यूस नहीं करना। तो प्रीस्ट लेस सेरेमनीज़ करनी है, जिसमें हर सेरेमनी करने के लिए कम्युनिटी अपने आप में ही बहुत सामर्थ्यवान है, उसे किसी प्रीस्ट की आवश्यकता नहीं। इसी कारण से जो धर्म इन भेदभावों को समर्थन करता था, ईवी रामास्वामी नायकर ने भी उस धर्म का उस समय में क्रिटिसिज्म किया, उसे नकारा, उन ग्रंथों को नकारा। ईवी रामास्वामी नायकर, मैंने बताया था, कांग्रेस का हिस्सा थे और कांग्रेस से 1925 में सेक्रेटरी की, प्रोविंशियल वर्किंग कमेटी की सेक्रेटरी की पोजीशन छोड़ने के बाद इनका ही ये डायलॉग था, अगर कोई पूछे कि किसका डायलॉग था, कि मेरा अब एक ही उद्देश्य है, कांग्रेस को डिसॉल्व करना। इनका एक ही उद्देश्य था कि कांग्रेस को मुझे अब डिसॉल्व करना है, ख़त्म करना है। तो ये कांग्रेस विरोधी थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि कांग्रेस एक तरह से उनको समर्थन करती है जो ब्राह्मण है, उनको समर्थन करती है जो ज़मींदार है, जो शोषण कर रहे हैं गरीब वर्ग का। ईवी रामास्वामी नायकर जो हैं, इन्होंने अपने एक पेपर की शुरुआत की और पेपर का नाम होता था कुदी अरासू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुदी अरासू। ईवी रामास्वामी द्वारा शुरू किए गए इस पेपर कुदी अरासू में वुमेन की पोजीशन को कैसे सुधारा जाए,
आउटकास्ट और अनटचेबल्स की पोजीशन को कैसे सुधारा जाए इसके जिक्र होते थे, लंबे लंबे लेख आते थे। ए वी रामास्वामी नायकर ने सरेआम ये कहा कि मनु धर्मशास्त्र को, रामायण को जला दो, तो वो इन्हें जलाने की बात करते थे। वो ये कहते थे कि जिस भी किसी ग्रंथ धर्म में कोई आधार इस तरह का प्रेजेंट है उसे जला देना चाहिए। तो ये ई वी रामास्वामी नायकर की सोच थी। वुमेन को लेकर के ई वी रामास्वामी नायकर का मानना ये था कि वुमेन की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ तब इम्प्रूव हो सकती है, जैसा ज्योतिबा फूले ने कहा, कि अगर उसकी सबॉर्डिनेट पोजीशन एंड कर दी जाए। और वो पोजीशन आप कैसे एंड कर सकते हैं? अगर उसे आप स्किल्ड करेंगे। जब तक वो अनस्किल्ड रहेगी उसकी ये पोजीशन इम्प्रूव्ड नहीं होगी। ऐसे में वुमेन के स्किल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने काम किया। याद रखें, ज्योतिबा फूले और ई वी रामास्वामी नायकर ये दोनों इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों को बार बार परसुएड किया, बार बार मजबूर किया कि यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन प्रमोट की जाए, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन प्रमोट की जाए, जिसके तहत भारत में एक यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन का कंसेप्ट आया। और उसका उद्देश्य यही था कि इन वर्गों के लोगों को वो एजुकेशन मिल सके।